ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में नरसंहार शख्स ने 8 लोगों की हत्या कर युवक ने लगाई फांसी। 21 मई को हुई थी आरोपी हत्यारे की शादी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। हरिद्वार से जयपुर जा रही बस हादसे का शिकार। बस पलटने से एक यात्री की मौत, 24 घायल। लोकसभा चुनाव के लिए 7वें चरण के लिए प्रचार तेज। बंगाल और उड़ीसा में पीएम की रैलियां आज। 4 चुनावी जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री। 7वें चरण के लिए कांग्रेस का तूफानी चुनाव प्रचार। उड़ीसा में खड़गे तो वहीं पंजाब में राहुल करेंगे जनसभा। प्रत्याशियों के मांगेंगे वोट। हिमाचल के मां नैना देवी में गुफा के पास पहाड़ी में आग। हिलाचल इलाके में पूरा जंगल जलकर राख। आग के चलते रोपवे को किया गया बंद। नौतपा में प्रचंड गर्मी से देश में हाहाकार। दिल्ली, राजस्थान, यूपी में गर्मी ने मचाया कोहराम। उत्तर भारत में जानलेवा गर्मी से आफत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। एमपी के छिंदवाड़ा से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आई है। 8 लोगों की हत्या कर एक युवक ने फांसी लगा ली। पत्नी, मां, बहन, भाई भाभी को कुल्हाड़ी से काट डाला। भतीजे भतीजियों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। 10 साल आपको बता दें कि और इसके साथ ही उसने ताऊ के लड़के पर भी हमला किया है। और जान बचाकर भागे लड़के ने लोगों को सूचना दी। छिंदवाड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हत्या करने वाले हत्यारे ने भी खुदकुशी कर ली है। 21 मई को ही हत्यारे की शादी हुई थी। बोदल कछार ग्राम में खौफनाक हत्याकांड। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तामिया ब्लॉक के माहुलझिर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। एसपी मनीष खत्री के मुताबिक पुलिस जांच में जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता दें, पत्नी, मां, बहन, भाई भाभी को कुल्हाड़ी से काट डालने की बात सामने आई है। दस साल के ताऊ के लड़के पर भी हमला किए जाने की बात। जान बचाकर भागे लड़के ने लोगों को सूचना दी है। छिंदवाड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तामिया ब्लॉक के माहुलझिर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। और एसपी मनीष खत्री के मुताबिक पुलिस जांच में जुट गई है। एमपी के छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी जानकारी। 8 लोगों की हत्या कर युवक ने फांसी लगाई। 8 लोगों की हत्या कर युवक ने खुद भी खुदकुशी की है। और भतीजे भतीजों की भी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या किए जाने की बात सामने आई है। 10 साल के ताऊ के लड़के पर भी हमला किया। और सुनील मालवीय इसी खबर पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या वजह थी आखिर इस शख्स ने अपने परिजनों की हत्या क्यों की और खुद भी खुदकुशी की है? क्या वजह कोई सामने आई है? क्या जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो बच्चे परिजन हैं, इनकी ओर से कुछ कहा गया पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, निश्चित तौर से एक बड़ा दिल दहला देने वाली घटना है। मतलब ये मानो मन को झकझोर कर देने वाली घटना है। और इस घटना के बारे में हम विस्तृत आपको जानकर बता दें। एक ही परिवार के 8 लोगों की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी से उनको काट दिया गया। हालांकि जब ग्रामीणों से इस बारे में बात की गई तो ग्रामीणों का निश्चित तौर से कहना है कि जो व्यक्ति है जिसने इन जो 8 लोगों को मारा है वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध था और उसका कहीं ना कहीं इलाज चल रहा था। लेकिन अब जो कारण है, उन कारणों का खुलासा नहीं हो पाया कि क्या कारण हुआ, क्या वजह रही कि ऐसी घटनाओं को अंजाम को देना पड़ा। तो एक जांच का विषय। हालांकि जब युवक अपने ताऊ के लड़के को जब मारने गया रात के 2 से 3 बजे के बीच, जब वो उसके जबड़े में भी लगी, हालांकि वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, जब जाकर गांव के लोग जगे और गांव के लोग
जब उसको पकड़ने की कोशिश की या फिर हल्ला मचाने की कोशिश की, तो वो जो युवक है वो युवक जंगल की तरफ भाग गया और जंगल में जाकर उसने भी खुद को फांसी लगा ली और वो भी मृत पाया गया। हालांकि एक देखने वाला विषय, अब तो जांच के उपरांत ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। जब जांच होगी, जांच में ही पता चलेगा कि हालांकि कारण क्या रहा है। लोग आज जो वहां के जो एसपी है, एसपी भी जांच कर रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है कि जो युवक है उसका घर एक मोहल्ले से, मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र है उससे साइड किनारे था। तो जितनी हत्या हुई और इन लोगों को कुल्हाड़ी से मारा, उनकी आवाज तक इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसका घर दूर होना बताया गया। जी गरिमा। बिल्कुल, साफ तौर पर ये बड़ी घटना है और जिस तरीके से एक शख्स, जो एक बच्चा 10 साल का ताऊ का बेटा है, उस पर भी हमला किया गया था, हालांकि वो बच गया है। उसकी ओर से इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई है। ये भी जानना चाहेंगे सुनील कि उस बच्चे ने और क्या कुछ बताया कि क्या सभी के बीच में इस पूरी घटना के होने से पहले कोई विवाद हुआ था? ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? उस बच्चे की ओर से क्या जानकारी सामने आई है? जी गरिमा, देखिए अभी बच्चा जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके जबड़े में चोट आई हुई है। तो अभी हालांकि जब उसका उपचार निरंतर चल रहा है, इसके बाद ही जो एसपी है, जो थाना प्रभारी है, उसके बयान लेंगे। बयान के आधार पर ही सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। अभी कुछ कह पाना मतलब संभव नहीं है। जांच के उपरांत ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। जी गरिमा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर, 8 लोगों की हत्या कर युवक ने खुद भी खुदकुशी कर ली है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर यूरोप यूएस की उड़ान जल्द शुरू होगी। अमौसी एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान। लखनऊ से यात्रियों को मिलेगी उड़ान की सुविधा। नए टर्मिनल 3 से जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी शुरू। डीजीसीए से मंजूरी मिलने के बाद परिचालन शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद शुरू हो जाएगा परिचालन और अमौसी एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से अहम जानकारी, नए टर्मिनल 3 से जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। तो जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो जाएंगी शुरू। डीजीसीए से मंजूरी मिलने के बाद परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। अहम खबर, लखनऊ से यूरोप और यूएस की उड़ान जल्द हो जाएगी शुरू। अमौसी एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से यात्रियों को मिलेगी उड़ान की सुविधा। तो लखनऊ से यात्रियों को उड़ान की सुविधा मिलेगी और नए टर्मिनल 3 से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अमौसी एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान। कौशलेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अब यात्रियों को उड़ान की सुविधा मिलेगी और टर्मिनल 3 की भी शुरुआत होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट था, यहाँ से अभी तक जो यूएस और यूरोप के लिए जो फ्लाइट थी वो कनेक्टिंग का ही सहारा था। लेकिन जब टर्मिनल 3 का विस्तार हुआ, उसके बाद रनवे का जो है विस्तार हुआ, जो 2744 मीटर जो रनवे था उसको बढ़ाकर जब विस्तार किया गया 3500 मीटर कर दिया गया। तो उसके बाद ये हुआ कि जंबो जेट जैसे अब विमान यहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे जो है प्रस्ताव भेजा गया डीजीसीए के पास कि कम से कम अब जो यूएस और यूरोप के लिए सीधी जो फ्लाइट है वो यहाँ से जो है उड़ान भरे और लैंडिंग और जो है तमाम जो सुविधाएं यहाँ पे शुरू हो सकें। अब जैसे ही विस्तार की बात जब सामने आई थी, जो पिछले साल जब विस्तार करने की बात आई थी, तो तुरंत जो है उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये प्रस्ताव सब मंजूर कर लिया गया था कि नहीं, लखनऊ एक ऐसा जगह है जहां से जो है पूरे प्रदेश के लोगों के लिए फ्लाइट की सुविधा मिल सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए अगर जो है फ्लाइट अगर अन्य देशों के लिए मिल जाएगी तो यहाँ से जो है सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक जो कनेक्टिंग फ्लाइट का था कि अगर बीच में 18 घंटे का सफर होता था तो उनको कहीं ना कहीं फ्लाइट को जो है टेक ऑफ करके जो है लैंडिंग करवा के उनको जो है रेस्ट किया जाता है। उसके बाद हो सकता था कि वहां से दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था होती थी। लेकिन अब जंबो जेट जैसे अगर फ्लाइट यहाँ पे जो है टेक ऑफ और जो है लैंडिंग की सुविधा हो गई है तो यूएस और यूरोप जाने वाले लोगों के लिए ये सुविधा सहूलियत तो जरूर मिलेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा यात्रियों को होने वाला है, बड़ी सुविधा मिलेगी। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। यूरोप यूएस की उड़ानें जल्द यहाँ से शुरू कर दी जाएंगी। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने मांग उठाई है। सपा ने
निष्पक्ष भयमुक्त मतगणना की मांग। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने ज्ञापन सौंपा है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन सौंपे जाने की बात सामने आई है। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर मांग की ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर निकालने की मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने ज्ञापन सौंपा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से आम जानकारी। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर मांग की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर निकालने की मांग। और लखनऊ से खबर, मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने मांग उठाई है। सपा ने की निष्पक्ष भयमुक्त मतगणना की मांग। बड़ी खबर, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने ज्ञापन सौंपा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन सौंपे जाने की बात सामने आई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सौंपा ज्ञापन। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, ज्ञापन सौंपे जाने की बात सामने आई है, ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर निकालने की मांग की गई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन लखनऊ आया था और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो रणदीप रिणवा है उनसे उन्होंने मुलाकात की है और ये जरूर कोशिश की है बताने की जब 4 जून को मतदान की जो मतगणना होगी उसमें किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से उसमें मतगणना हो, किस तरीके का कोई भयमुक्त वातावरण ना हो, उसके लिए तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के लेटर हेड पर, श्यामपाल के लेटर हेड पर उन्होंने एक ज्ञापन जो है वो निर्वाचन अधिकारी को सौंपा है और कहा है कि शाहजहांपुर लोकसभा सीट से और ददरौल उपचुनाव में जो भी मतगणना हुई, जो भी मतदान हुए हैं उसकी जब मतगणना हो तो किस तरीके से उसको करवाना चाहिए। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि प्रशासन का दबाव है और ऐसे में जो मतगणना है जो 4 जून होगी उसमें प्रभाव डाला जा सकता है। उसको देखते हुए वहाँ के जो लोकसभा प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के वो पूर्व एमएलसी और पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में गए थे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और ये जरूर कहा था कि जो अभिकर्ता है जो मतगणना के दिन लगाए जाते हैं जिला प्रशासन की तरफ से या राजनीतिक दल की तरफ से उनका पूरी तरीके से मिलान हो, राजनीतिक दल की तरफ से उनका पूरी तरीके से मिलान हो, उनके हस्ताक्षर हो और जब पहले राउंड की गिनती होती है अगले राउंड की ईवीएम तभी निकाली जाए जब उनके हस्ताक्षर हो जाए, उनके मिलान हो जाए, तब वो ईवीएम निकाल करके उसकी मतगणना शुरू किया। तो क्योंकि कई राउंड में ईवीएम निकाल करके उसकी गिनती होती है वोटों की, ऐसे में जो निष्पक्ष और भयमुक्त जो वातावरण है वहाँ उसको पूरी तरीके से फॉलो होना चाहिए और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनको पूरी तरीके से ये डायरेक्शंस दिए जाए। तो ददरौल उपचुनाव और शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव जो हुए हैं जिनमें चौथे चरण में 13 मई को मतदान हुए हैं उसकी पूरी तरीके से निष्पक्ष जो मतगणना है वो प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष और भयमुक्त कराई जाए, इसका उन्होंने निर्वाचन आयोग से एक विनती जरूर की है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा कदम है। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार इस तरीके की मांग की जा रही है। शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो सपा ने निष्पक्ष मतगणना कराए जाने की बात कही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने की बात सामने आई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन सौंपा गया है। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर मांग की है। और अगली खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि वीरेश हत्याकांड का खुलासा हुआ है। हत्याकांड में शामिल 4 लोग गिरफ्तार हो गए। मृतक की पत्नी से थे एक आरोपी के अवैध संबंध, अवैध रिश्ते में बाधा बनने पर की हत्या। मृतक के शव को फेंक कर फरार हो गए थे आरोपी। 26 मई को मिला था वीरेश का शव। अरनिया पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो अरनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध रिश्ते में बाधा बनने पर हत्या की बात सामने आई है।
और बुलंदशहर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा जुड़ चुके हैं। अनिल, हत्याकांड में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी से एक आरोपी के अवैध संबंध थे, यही वजह थी इस पूरे हत्याकांड की। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अरनिया थाना पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो 26 मई को अरनिया थाना क्षेत्र में वीरेश नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और हत्या को लेकर पुलिस काफी संज्ञान में पड़ी हुई थी। एसएसपी ने तत्काल पुलिस के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। उसमें जो अगर बात की जाए तो अरनिया थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जो इसमें 4 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यही आता है कि जो मृतक वीरेश था, उसकी पत्नी के जो एक ठेकेदार जो काम करता था, उससे उसके अवैध संबंध थे और प्रसंग में बाधा बनने के कारण जो पत्नी ने मिलकर 4 लोगों के साथ हत्या अपने पति की हत्या को घटना को अंजाम दे दिया और हत्या अंजाम देने के बाद में उसने सड़क किनारे शव को फेंक दिया था। और पुलिस को जब शव की सूचना मिली तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और जांच पड़ताल शुरू करने के बाद में पुलिस को बड़े अहम सुराग मिले और अहम सुराग मिलने के बाद में पुलिस ने उसकी मृतक की पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया गया है। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरह से पत्नी के द्वारा अगर पति की हत्या की गई तो रिश्तों को एक तरह से शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि प्रेम प्रसंग के चलते जो लगातार पति बांधा बन रहा था और बांधा बनने के बाद में अपने प्रेमी के साथ जो प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की जो हत्या कर दी है उसको लेकर पुलिस ने खुलासा कर दिया और 4 लोगों को बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अहम बात सामने आई है। और अगली खबर भी हम बुलंदशहर से ही आपको बताते हैं, जहां पर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। घरेलू विवाद के दौरान चाकू से गोदकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। दोनों भाइयों ने पहले शराब पी थी और विवाद होने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारोपी बड़ा भाई हत्या कर फरार हो गया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के मौजपुर गांव की ये पूरी घटना है। और अनिल मेड़ा हमारे साथ में लगातार बने हुए। अनिल, बड़े भाई ने छोटे ही भाई की हत्या कर दी, क्या वजह थी? आखिर दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मौजपुर गांव का मामला की घटना है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दिया और रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है कि बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दिया। क्योंकि अगर बात की जाए तो घरेलू विवाद को लेकर दोनों भाइयों में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले दोनों भाई एक साथ शराब पीते और शराब पीने के बाद में उन दोनों भाइयों में उसी बात को लेकर जो घर के जो कलह थी उसको लेकर विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद साथ ही जो शराब पिए के नशे में ही दोनों भाई थे और बड़े भाई ने छोटे भाई की जिस तरह से हत्या की गई है और हत्या करने के बाद में जो बड़ा भाई है वो आरोपी जो फरार हो गया। हालांकि पुलिस को जब घटना की सूचना मिली तो तत्काल मौके पर खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और भेजने के बाद में हालांकि अभी आरोपी जो बड़ा भाई है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस का जो कहना है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करने में हालांकि पुलिस की जो बात सामने निकल गई अभी तो उन्होंने कहा है कि आपसी घर में जो कलह चल रही थी, कलह को लेकर विवाद हुआ, लेकिन पूरी बात अभी पुलिस को भी मालूम नहीं पड़ रही। पुलिस हालांकि जांच कर रही है कि किस पहलुओं किस वजह से कारण घटना को अंजाम दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि ये पूरा मामला बुलंदशहर से सामने आया है। एक छोटे भाई की बड़े भाई ने हत्या कर दी। घरेलू विवाद के चलते हत्या किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ से खबर का रुख करेंगे। चुनावी और जुबानी जंग नेताओं के लिए मुसीबत बन गई है। भड़काऊ भाषण देने पर यूपी में 42 मुकदमे दर्ज हो गए। तो भड़काऊ भाषण देने पर 42 मुकदमे दर्ज, सबसे अधिक 6 मुकदमे गोंडा में दर्ज किए गए हैं। तो सबसे ज्यादा 6 मुकदमे गोंडा में दर्ज किए गए। फतेहपुर में 3, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर में 2 मुकदमे दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। शिवा शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरे मामले में बताया जा रहा है कि कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, गोंडा में सबसे ज्यादा दर्ज हुए हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? लगातार भड़काऊ भाषण और चुनावी बयानबाजी के बीच काफी कुछ नेताओं से सुनने को मिला।
देखिए गरिमा, अभी तो महज 6 चरण ही पूरे हुए हैं लोकसभा चुनाव के, अभी 7वां चरण बाकी है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात का डेटा रिलीज किया है कि 6 चरण तक जो भी राजनीतिक दलों की रैलियां हुई हैं, चुनावी जनसभाएं अलग अलग जिलों में हुई हैं, उसमें जो नेताओं ने अपने भाषण का प्रयोग किया है उसमें हेट स्पीच देखने को मिली है, भड़काऊ भाषण देखने को मिले हैं। उसको लेकर के जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया उस जिले के, और पुलिस ने संज्ञान लेकर के मुकदमे दर्ज किए। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तकरीबन 42 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और सबसे ज्यादा मुकदमे गोंडा जिले में दर्ज किए गए हैं। गोंडा जिले में ये कहा गया है कि 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं तमाम अलग अलग राजनेताओं के खिलाफ, जिसमें ब्रजभूषण सिंह जो भाजपा सांसद रहे हैं, उनके बेटे जिस बार इनको टिकट मिला है करण भूषण सिंह, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि उन्होंने बिना इजाजत के कार की जो रैली थी वो निकाली थी और उसकी किसी भी तरीके से जो इजाजत है वो नहीं ली थी। लखीमपुर खीरी की बात कर ली जाए तो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उन्होंने जब अपनी जनसभा लखीमपुर खीरी के अंदर की थी तो वहां पर भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया था, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। और उनके साथ साथ जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय बहुजन समाज पार्टी के और तमाम जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पदों पर अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। तो ऐसे तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके खिलाफ हेट स्पीच के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें अलग अलग जिले हैं, फतेहपुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, औरैया, बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, ये तमाम जो जिले हैं इसमें अलग अलग धाराओं में जो मुकदमे हैं वो पंजीकृत हुए हैं। तो आने वाले समय में इन सभी राजनेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर चुनाव जीतते हैं या उनके प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो ये मुकदमे किस ओर मोड़ लेंगे, या अगर हारते भी हैं तो मुकदमे किस ओर मोड़ लेंगे, ये एक बड़ा सबब बन जाता है। इसीलिए बार बार चुनाव आयोग अपने जो आयोग जो जिसकी पूरी गाइडलाइंस होती है वो बार बार चुनाव होने से पहले इस बात को सचेत करता है कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। जो भी आप चुनावी जनसभा करते हैं, जो भी आप रैलियां करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी परिस्थितियों में किसी भी तरीके की बदजुबानी मत करिए। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो चुनावी जनसभाएं होती हैं, लोगों की भीड़ होती है, उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है, तो अक्सर मुंह से निकले शब्द उनके लिए एक आगे भविष्य में बहुत बड़ा एक ये कहा जाए कि फांस बन जाते हैं। अब लेकिन ये सारे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं ये किस तरीके आगे चलेंगे, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। लेकिन 42 मुकदमों की जो प्रक्रिया है वो अब आने वाले समय में एक बड़ा मोड़ लेगी। हालांकि अब नजदीकी ये है कि 4 तारीख को काउंटिंग हो और देश में ये तय हो कि किसकी सरकार बनेगी, केंद्र में किसकी सरकार आएगी। लेकिन इन सभी राजनेताओं की आने वाले समय में मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है। बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि 6 मुकदमे गोंडा में ही दर्ज कर लिए गए हैं और अभी एक चरण बाकी है। उससे पहले भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ मुकदमे तो जरूर ही सामने आए, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं के जो बयान हैं या बोल हैं बदलते हैं चुनावों के दौरान, खासतौर पर वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। शिवा बने रहेगा हमारे साथ में और आपसे अपडेट लेंगे आगे खबरों पर। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लखनऊ से खबर, चुनावी जंग के बीच में जो नेताओं के बिगड़े बोल सामने आए हैं उन सब पर बताया जा रहा है कि मुकदमा भी दर्ज किया गया है और अब ये डेटा भी सामने आ चुका है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो गोंडा में दर्ज किए गए हैं मामले। और अगली खबर भी लखनऊ से ही आपको बताते हैं। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे तो लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है, उनसे पूछताछ किए जाने की बात सामने आ रही है। तो लखनऊ से खबर, जहां यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ होने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। एल्विश यादव का नाम उसके पहले भी कई मामलों में चर्चा में रहा। वो जाने माने यूट्यूबर हैं और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, शिकायतकर्ता के बयान का परीक्षण पूरा हुआ है। एल्विश की संपत्तियों की भी तलाश की जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिवा शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए। शिवा, यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव एक बार फिर से मुश्किलों में है। बताया जा रहा है कि अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी, उनकी संपत्तियों की भी पूरी जानकारी ली जाएगी।
देखिए, बिल्कुल ईडी के अफसर इस बात को इत्मीनान करना चाहते हैं कि आखिरकार जो दिल्ली एनसीआर में यानी कि नोएडा में जो रेप पार्टियां होती है उसमें सांप का जहर परोसने की बात सामने आई है, क्योंकि बीते कुछ समय पहले गौरव गुप्ता नाम के शख्स ने नोएडा के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जो भाजपा सांसद है मेनका गांधी, उनकी एक संस्था है पीपल्स फॉर एनिमल, उसके पदाधिकारी हैं। और गौरव गुप्ता ने कहा था कि जो वीडियो सामने आए थे उस बात से प्रतीत होता है एल्विश यादव सांप का जहर परोसते हैं और रेप पार्टियों में उससे खूब पैसा कमाते हैं। उसको देखते हुए ईडी भी सक्रियता में आई थी और ईडी ने इस पूरे मामले में अप्रैल को एक मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया। एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन एल्विश यादव नहीं आ सके थे। उसके बाद गौरव गुप्ता को उन्होंने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन गौरव गुप्ता ने लखनऊ आने में असहमति दर्ज कराई थी। लेकिन उसी समय ईडी ने एक ऑप्शन गौरव गुप्ता के सामने रखा था कि आपको जो भी बयान पेश करने हैं, अपने बयान दर्ज कराने हैं, उसके लिए आप दिल्ली या नोएडा के भी ईडी मुख्यालय जा सकते हैं और वहां पर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। और जैसे ही गौरव गुप्ता के बयान दर्ज होते हैं उसके बाद में ईडी के अफसर सक्रिय हो जाते हैं। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जून के पहले हफ्ता में यूट्यूबर एल्विश यादव को बयान के लिए बुला सकते हैं ईडी के अफसर। और उसके साथ साथ जो राहुल है, जो उसका एजेंट है, और उसके साथ साथ जो 4 सपेरे हैं जिन्होंने सांपों की सप्लाई की थी, अजगर की सप्लाई की थी, और उसके जहर से ये कयास लगाया जा रहा है कि उसके जहर की जो खरीद फरोख्त है वो रेप पार्टियों में होती थी। तो अगर एल्विश यादव को ईडी के अफसर बुलाते हैं तो जाहिर तौर पर इस बात को माना जा सकता है कि ईडी के अफसरों के पास वो पुख्ता सबूत होंगे जिसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए एल्विश यादव को बुलाया जाएगा। और तब देखने वाली अहम बात होगी कि ईडी क्या सवाल एल्विश यादव के सामने रखती है और एल्विश यादव के क्या जवाब रहते हैं। अगर एल्विश यादव संतोषजनक जवाब ईडी के अफसरों को नहीं दे पाए तो संभवतः यह जरूर हो सकता है कि एल्विश यादव की ईडी के अफसर गिरफ्तारी कर ले। यह भी बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की जितनी भी संपत्तियां हैं जो उन्होंने बिग बॉस में रहते हुए कमाई, जो उन्होंने यूट्यूब के जरिए जो कमाया हुआ पैसा उससे खरीदी है, उन सब की जांच होगी कि आखिर जो स्रोत है उन संपत्तियों का वो किस तरीके से हुआ। क्या ऐसा तो जरूरी नहीं कि इसके अलावा भी उनका कोई जो आय का स्रोत है वो होता रहा हो, जो सच्चाई गौरव गुप्ता बताना चाहते हो या अन्य तरीके से ईडी को जो सबूत मिले हो उसकी वजह से जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो उनके पास पाई गई हो। तो जो आय का स्रोत है, जो प्रॉपर्टियों का जो स्रोत है, उसको तलाशने का काम करेंगे और उससे जुड़े ही जो सवाल है वो एल्विश यादव के सामने रखे जाएंगे। तो अब इंतजार है उस जून के पहले सप्ताह का जब एल्विश यादव जाते हैं ईडी के अफसरों के सामने और उनके सवालों का जवाब देते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो पेटा अफसर गौरव गुप्ता ने दर्ज कराया था बयान और अब इस सब के बाद ईडी इनसे पूछताछ करेगी। एल्विश के एजेंट 4 सपेरों से भी ईडी पूछताछ करेगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। नक्खास चौड़िया बाजार में छापेमारी की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, एसटीएफ और वन विभाग ने की छापेमारी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बरामद पक्षियों को कुकरेल वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। और लखनऊ से खबर, नक्खास चौड़िया बाजार में छापेमारी की गई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, एसटीएफ और वन विभाग ने संयुक्त छापेमारी की है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और शिवा शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शिवा, छापेमारी की बात सामने आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो भी पक्षी बरामद हुए हैं उन सबको कुकरेल क्षेत्र में छोड़ दिया गया है।
देखिए गरिमा, एसटीएफ को लीड मिली थी और एसटीएफ को लीड मिलने के बाद उन्होंने वन विभाग से संपर्क किया कि जो प्रतिबंधित प्रजातियों के जो पक्षी हैं उनको लखनऊ के चौक स्थित नक्खास इलाके में जो चिड़िया बाजार है वहां पर रखा गया और उसकी खरीद फरोख्त की जाने वाली है। इस सूचना पर जो वन विभाग की जो एक्सपर्टीज है उनकी एक टीम और एसटीएफ यूनिट की एक टीम नक्खास के उस चिड़िया बाजार में पहुंचती हैं और जांच पड़ताल शुरू करती हैं। और इसी दौरान एक ये कहा जा रहा है कि एक बैग मिला प्लास्टिक का जिसमें प्रतिबंधित मुनिया, कबूतर और तोते जो प्रतिबंधित प्रजाति के हैं उनको रखा गया है और उनको वहां से उन्होंने जब्त करने के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस बात का रिवील अभी तक एसटीएफ ने नहीं किया कि वो शख्स कौन है और कहां से वो प्रतिबंधित प्रजाति के पक्षी लाया है, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि अगर प्रतिबंधित है अगर कोई भी पक्षी तो उसकी बाजार में खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। इसको लेकर के लखनऊ के चिड़िया बाजार में कई बार छापेमारी भी हुई है, लेकिन अमूमन हर बार देखा जाता है कि वन विभाग और एसटीएफ या पुलिस की टीम से छुपा करके लोग उसकी भी खरीद फरोख्त करते हैं। और ऐसे में वन विभाग और उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ यूनिट है वो लगातार उस पर नजर बनाए रहती है और ऐसी निगरानी में कल उन्होंने एक संयुक्त छापेमारी की है और जितने भी प्रतिबंधित पक्षी उन्होंने बरामद किए थे उनको कुकरेल रेंज पर जाकर के उन सबको आजाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवा। और अधिक जानकारी के लिए तो एसटीएफ और वन विभाग ने संयुक्त छापेमारी की है। तोते, कबूतर और मुनिया प्रजाति की चिड़िया भी यहाँ पर बरामद हुई थी। बरामद पक्षियों को कुकरेल वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। और लखनऊ से खबर, नक्खास चिड़िया बाजार में छापेमारी की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एसटीएफ और वन विभाग ने संयुक्त छापेमारी की है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, प्रदूषण विभाग का बाबू घूस लेते हुए अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ की एंटी करप्शन यूनिट ने किया गिरफ्तार बाबू विजय कुमार पर 50,000 रिश्वत लेने का आरोप। लखनऊ की एंटी करप्शन यूनिट ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाबू विजय कुमार पर 50,000 रिश्वत लेने का लगा आरोप। प्रदूषण विभाग का बाबू घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। लखनऊ की एंटी करप्शन यूनिट ने किया गिरफ्तार बाबू विजय कुमार पर 50,000 रिश्वत लेने का आरोप लगा है। लखनऊ की एंटी करप्शन यूनिट ने किया गिरफ्तार। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, घर घर कूड़ा कलेक्शन की होगी निगरानी। स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर से होगी निगरानी। कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा सॉफ्टवेयर। काम की निगरानी शिकायतों को लेकर बढ़ रहा है कंट्रोल रूम। घर घर कूड़ा कलेक्शन की होगी निगरानी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर, जहां स्वच्छता अभियान का जुड़ेगा सॉफ्टवेयर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे लखनऊ नगर निगम एक नई कयास शुरू करने जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं डोर टू डोर जो कनेक्शन हुआ करता था, जो पहले कंपनियां थी वो लापरवाही करती हुई नजर आ रही थी। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि अब सीधे निगरानी होगी और मॉनिटरिंग
सेंटर पर इसको जो है स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में इसको पूरी जानकारी जो है वो भेजनी होगी। यानी कि शहर में डोर टू डोर जो घर घर कनेक्शन होते हैं उनको लेकर के पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी इसको कंट्रोल करेगी। उसके साथ साथ स्वच्छता अभियान जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर के पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ में निजी कंपनी जो काम कर रही हैं उन कंपनियों को काम के लिए जो गाड़ियां दी गई हैं उनमें जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। कौन सी गाड़ी किस रूट पे जा रही है उसकी पूरी जानकारी जो है वो कंट्रोल रूम के पास में होगा। इसके साथ साथ कौन सा चालक जो है जिस गाड़ी पे सवार है, जिस गाड़ी पे गाड़ी चला रहा है, कहाँ पर उसको कनेक्शन करना है, पूरी जानकारी डाटा जो है वो देना होगा कंट्रोल रूम को। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से जो है सजग हो चुकी है और लखनऊ नगर निगम डोर टू डोर कनेक्शन के लेकर पूरी तरीके से निगरानी करेगा। साथ ही साथ बहुत सी शिकायतें हैं जो घरों से आती हैं जिनके घर से कूड़ा नहीं उठाया जाता है, उसको लेकर के पूरी तरीके से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। एक नंबर जारी किया जाएगा, उस नंबर के माध्यम से अगर कोई शिकायत आती है तो तत्काल प्रभाव से उसका निस्तारण कराया जाएगा। जी संदीप जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में लग रहा है जीपीएस। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक और खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, राजधानी में माहौल बिगाड़ने की साजिश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आधी रात युवक ने कब्रिस्तान में तोड़ी कब्रें। कब्रिस्तान में पहुंचकर युवक ने ध्वस्त की कब्रें। मामले को उलझाता रहा आरोपी युवक। मौका देकर लोगों की पकड़ से फरार हुआ युवक। राजधानी में माहौल बिगाड़ने की साजिश। आधी रात युवक ने कब्रिस्तान में तोड़ी कब्रें। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग एक युवक को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं कि उसने कब्रें क्यों खोदी, वहां के ईंटें क्यों उखाड़े। लेकिन उस पर युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। और ये कल देर रात तकरीबन 2 बजे का मामला है। आलमबाग शेख का गढ़ी कनौरा इलाका है, वहां पर जो कब्रिस्तान है विशेष समुदाय का, वहां की कब्रें खोदी जा रही थी, वहां के ईंटें हटाए जा रहे थे। और जब इलाके के लोगों को जब शोर हुआ उस जमीन पर, उस कब्रिस्तान पर, तब लोग वहां पर पहुंचे और युवक वहां पर मिला। लेकिन तकरीबन 20 मिनट की पूछताछ के बाद में वो लोगों को उलझा करके वहां से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। जब इस मामले में सुबह पुलिस से हम लोगों ने पूछना चाहा कि आखिरकार उस इलाके में इस तरीके की घटना क्या हुई थी, तो पुलिस का साफ तौर से कहना है कि उनको इस बारे में ना ही कोई सूचना मिली है और ना ही कोई शिकायत पत्र आया है। लेकिन लखनऊ के अंदर इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की साजिश जैसा कार्य करना किसी युवक द्वारा कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और ऐसे में पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस मामले के पीछे शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि मौका देकर लोगों की पकड़ से फरार हुआ युवक। और इसी बीच आपको गोंडा से खबर बता देते हैं। गोंडा से खबर, करण भूषण के काफिले से बड़ा हादसा। काफिले में चल रही गाड़ी ने ली 2 लोगों की जान। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की गई जान। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? जी, आपको बता दें कि जो कैसरगंज के भाजपा के प्रत्याशी थे करण भूषण सिंह, तो उनकी गाड़ी में जो काफिला चल रहा था गाड़ियों का, उस काफिले की गाड़ी से
गाड़ी से मतलब 2 लोगों की मौत हो गई है, एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग राहगीर जिनकी हालत सीरियस है उनको भर्ती कराया गया। मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन से जब बात किया गया तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक के मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, क्योंकि वो जो करण घोषण थी वो सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के भी छोटे बेटे हैं और भाजपा से कैसरगंज के प्रत्याशी भी थे वो बीजेपी के, तो इसीलिए कुछ न कुछ उस मामले पे प्रशासनिक दबाव, इसलिए अभी तक के उचित कार्रवाई कोई नहीं की गई है। अगर हम बात करें राजेश जी, तो ये जो 2 बाइक सवार थे, क्या ये काफिले का ही हिस्सा थे? नहीं, काफिले के जो 2 बाइक सवार थे, वो बाइक सवार जो बाइक सवार थी वो सड़क पे जा रहे थे और जो उसके साथ 2 लोग राहगीर चल रहे थे बगल में, वो लोग पैदल चल रहे थे, तो वो किसी जुलूस के मतलब उसके साथ नहीं थे, वो रास्ते पे जा रहे थे और पीछे से इनकी गाड़ी को काफिला जा रहा था, उसी काफिले से एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 2 बाइक सवार की मौत हो गई। करण भूषण जो कि कैसरगंज से प्रत्याशी है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं और उनके काफिले में जो गाड़ी चढ़ रही थी उसने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी, मौके पर ही मौत हो गई। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक और खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, वन विभाग कुल 12.60 करोड़ लगाएगा पौधे, अन्य विभागों को 22.40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। मॉनसून में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मॉनसून में 35 करोड़ पौधारोपण का रखा गया है लक्ष्य। नीम, सहजन, आंवला, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, देसी आम, महुआ, सागौन, शीशम के वृक्ष लगाए जाएंगे। मॉनसून के लिए वन विभाग ने तैयारी की पूरी। $35 करोड़ पौधे लगाने के लिए तैयारी पूरी। प्रदेश के 1911 नर्सरियों में 49 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अन्य विभागों को 22.40 करोड़ पौधे का लक्ष्य दिया गया है। करीब 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें नीम, सहजन, आंवला, इमली, अर्जुन, जामुन। मॉनसून में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। बस, पीपल, बाकड़, बरगद के लगाए जाएंगे पेड़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? वन विभाग ने मानसून को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है, करीब 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उसको लेकर के वन विभाग ने जो अपनी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 35 करोड़ पौधे लगाने का जो उनका लक्ष्य है उसे हासिल करना है, उसको लेकर के तरह तरह की जिम्मेदारियां विभागों को भी दी जाएंगी। यानी कि कई विभागों को जो है लगभग 22 करोड़ के आसपास जो है पौधे दिए जाएंगे उन्हें लगाने के लिए। इसके साथ ही साथ में 35 करोड़ जो पौधे होंगे वो वन विभाग अपने सीजन में लगाएगा। इसको लेकर के तरह तरह के पौधों को लेकर के जो नर्सरियां हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और वहां पर पौधे
ज्यादा से ज्यादा तैयार कराए जा रहे हैं, जिसमें नीम है, सहजन है, आंवला है, इमली है, अर्जुन के पेड़ है और जामुन है, बेल है और देसी आम है। तो तरह तरह के जो पेड़ हैं, इन पेड़ों की नर्सरी में जो है देखरेख की जा रही है। इसके साथ जैसे ही लक्ष्य मानसून सत्र शुरू होता है, वहां पर ये पौधे लगाने का काम जो होगा वो शुरुआत कर लिया जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए तो लगभग 35 करोड़ का जो उनका लक्ष्य है वन विभाग का, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से वो इस बार जो है तैयारियां कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बता दें अन्य विभागों में 22.40 करोड़ पौधे लगाएगा। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, सिकंदरा सब्जी मंडी में जाम से मचा हाहाकार। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 7 बजे से लगा जाम, अभी तक नहीं खुला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, ऐसी ये तस्वीरें काफी ट्रैफिक की दिखाई दे रही हैं और ये तस्वीर आगरा की सिकंदरा सब्जी मंडी की है और जो नेशनल हाईवे का सर्विस रोड है आगरा से मथुरा और दिल्ली का ये रोड है, जो पुराना रोड यहाँ पर नेशनल हाईवे है उसका सर्विस रोड है। आलम रोजाना का यही है, ठेल ढकेल सड़कों पर आ जाती हैं और धक्के मार गाड़ियां सड़कों पर रहती हैं, क्योंकि आड़त है, यहाँ पर तमाम ट्रक आते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए यहाँ की जाम की समस्या से निजात पाने की, तो यहाँ जो स्थानीय नागरिक हैं और जो सुबह ड्यूटी आने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह से जाम में फंसते हैं और यहाँ पर जो ट्रक हैं और जो आड़ती हैं उनको आने जाने में काफी दिक्कत होती है। कई घंटों से ये लगा हुआ जाम है और अभी तक जैसे कि ये खबर जो भेजी है तब तक ये जाम नहीं खुल पाया, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ट्रैफिक की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे के किनारे जो जो चौराहे पड़ते हैं, जहां पर कट बनाए गए हैं, वहां पर जो इंक्रोचमेंट है, जो ठेल ढकेलों का जो इंक्रोचमेंट है, बिल्कुल इस कदर है मानो वो प्रशासन और पुलिस को अदृश्यता में दिखती है, वो दिखते ही नहीं है। और इतनी तादाद में ये ठेल ढकेल रहती हैं जिनकी बदौलत ये जाम लग जाता है, चाहे वो ऑटो की वजह से हो या रिक्शा की वजह से हो या ट्रक या ट्रैक्टर की वजह से हो, तो आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसका ये वीडियो वायरल हुआ है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि भीषण गर्मी में वाहनों की लगी लंबी कतार। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक और खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लगाए आरोप। बिजली की बता रहे घूमने का कारण, बिजली से परेशान मंत्री विधायक घूम रहे वाराणसी। बिजली से परेशान मंत्री विधायक घूम रहे हैं वाराणसी। योगी जी, बिजली पर थोड़ा कम कीजिए, बनारस की सीट तो वहां की जनता ने आपको हरा ही दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लगाए आरोप। से पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग में लगे हुए हैं। उससे हमारा ये आरोप और पुष्ट होता है कि कहीं ना कहीं क्या नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव तो नहीं हारने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी वहीं, सारे के सारे मंत्री भी वहीं, गली गली घूम रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है, कितनी बार बिजली जा रही है पता ही नहीं है। लखनऊ से तो सारे मंत्री मात्र इसीलिए बनारस चले गए हैं कि यहां पर बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है, वो लोग शायद सो नहीं पा रहे होंगे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बनारस में घूम रहे हैं। तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग बनारस में लगे हुए हैं। उससे हमारा ये आरोप और पुष्ट होता है कि कहीं ना कहीं क्या नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव तो नहीं हारने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी वहीं, सारे के सारे मंत्री भी वहीं, गली गली घूम रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है, कितनी बार बिजली जा रही है पता ही नहीं है। लखनऊ से। और इसी बीच आपको खबर गुरुग्राम से बता देते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहुंचकर विधायक राकेश दौलताबाद के निधन पर शोक जताया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के गुरुकमल में लंबी प्रेस वार्ता की और बोले 4 जून को प्रदेश की 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा में कमल खिलेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस और सरकारी कर्मचारियों द्वारा बोगस वोट कराने के बारे में कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
मनोहर लाल ने कहा कि अब तक हुए 6 चरणों में चुनाव ने 360 से 370 सीटें जीत चुके हैं। अब 7वें चरण की बारी है। और सीधे आपको ले चलते हैं कुशीनगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय जी, स्थानीय विधायक श्री मोहन वर्मा जी, रामकोला के विधायक श्री विनय गौड़ जी, मनीष जायसवाल जी, विवेकानंद पांडे जी, पूर्व विधायक पवन केडिया जी, सत्य प्रकाश सिंह जी, वयोवृद्ध नेता गौ सेवा आयोग के हमारे उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही जी, चुनाव प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, चुनाव संयोजक अवधेश सिंह जी, विनय जायसवाल जी, राजेश्वर सिंह जी, संजय सिंह मुन्ना जी और भारी संख्या में उपस्थित पडरौना, कुशीनगर, हाटा, खड्डा, रामकोला के मेरे सभी बहनों और भाइयों, सचमुच आज आपने इस भीषण गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल करके जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है। कल सायंकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। इसके बाद परसों केवल आप घर घर समर्पित कर पाएंगे और 1 जून को मतदान होना है। अब तक मुझे देश के अंदर 12 से 14 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, जहां कहीं भी जाता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है और वो नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार का जब नारा लगता है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। वह तो कुल 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 60 में भी 5 सीट ऐसी हैं जो एक ही परिवार, एक ही खानदान, सिपाही खानदान की है। बहनों और भाइयों, जो हम लोगों से पूछते हैं भाई ये 400 पार कैसे होगा बताओ, तो जनता जनार्दन जवाब देती है, कहती है जो राम को लाए हैं, जनता जवाब दे देती है। बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद साक्षी है। हम नारा लगाते थे 1985, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, लगातार 2019 तक नारा लगता रहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर के मार्ग में
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब बाधा बनती थी, बैरियर बनती थी। और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी को, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में मुझे अवसर मिला, एक झटके में सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। बहनों और भाइयों, रामलला का भव्य मंदिर आज तो हम लोगों के लिए कहने के लिए है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह पाएंगे कि देखो राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। और मैं तो कहता हूं जिसने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह दावा ताल ठोक करके कहे कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। ये सच है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी को श्रेय जाता है, लेकिन मोदी जी की ताकत और योगी जी की ताकत तो आती है ना। जब आप कमल चुनाव चिन्ह पे वोट देते हैं, हमारा सांसद और विधायक चुन के जाता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।